नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी में अग्निपथ योजना को लेकर कई जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। बलिया में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी, अलीगढ़ में जट्टारी पुलिस चौकी में आग लगा दी गई, मथुरा में प्रदर्शनकारियों ने बस फूंक दी, दिल्ली आगरा हाईवे पर पथराव और आगजनी की गई। उन्नाव में प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आग लगाई तो गोरखपुर में पीपीगंज रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई। यूपी समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन और आगजनी के पीछे सीएफआई का नाम आ रहा है। लखनऊ में जांच एजेंसियों के हाथ कुछ सुराग लगने की खबर है। जांच एजेंसियों को भड़काऊ व्हाट्सएप मैसेज मिले हैं। तो क्या अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को हिंसक बनाने के पीछे पीएफआई के छात्र संगठन सीएफआई का हाथ है? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। सेना में भर्ती से पहले सड़क पर संग्राम क्यों? 9 बजे से घटे जी सुबह 9 बजे से ट्रेन चल नहीं रहा है, बल आगे के लिए क्यों भाई? बस बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। 9 बजे से परेशान है, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ जी, बहुत परेशान है, बच्चे भी सारे बहुत परेशान। सियासत की आग पर अग्निपथ योजना कैसे? प्रधानमंत्री को फौरन, क्योंकि उनकी गलत फैसले की वजह से आज नौजवान भारत में रोड पर निकल आया है, तो उनका ये काम है कि फौरन जिस तरह उन्होंने लैंड लॉस को और फार्म लॉस को वापस लिया, देश के प्रधानमंत्री को अपना इस टीओडी का फैसले को वापस लेना पड़ेगा। ये देश के हित में नहीं है, न आर्मी नेवी एयरफोर्स के हित में है। देश के नौजवानों को संदेश देना चाहता हूँ, हम सब जानते हैं गलत हो रहा है। 8 साल में जो केंद्र की सरकार नौकरी नहीं दे पाई, अब प्रधानमंत्री जाग रहे हैं और कह रहे हैं 10 लाख नौकरी हम देंगे। कहाँ से देंगे? तो भारतीय जनता पार्टी 4 साल की नौकरी आर्मी में भर्ती कर रही। युवा को 4 साल की नौकरी मिलेगी, किशोरावस्था में भर्ती होगा और भरी जवानी में रिटायर हो जाएगा। मतलब युवा बेरोजगार का बेरोजगारी रह जाएगा, फिर उसको अपनी जिंदगी में अग्निपथ पे चलना। किसके बहकावे में देश का भविष्य? 17 जून को अग्निपथ योजना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी धरने, प्रदर्शन और विरोध का जिक्र किया गया था। अब एजेंसीज इस संदेश की सत्यता परखने में जुट गई हैं। इस तरह के भी इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं कि कुछ संगठनों द्वारा इसको बढ़ावा देने की बात आई है। इस पे पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। अग्निपथ पर युवा, ये कैसी देश सेवा? चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें। जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें, और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। अग्निपथ पर भ्रम और सच की पूरी पड़ताल। कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। जय हिंद। युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। और अब ग्राफिक्स की मदद से जानते हैं कि यूपी में आज प्रदर्शन का क्या अपडेट रहा, कहां से प्रदर्शन की खबरें सामने आई और कहां पर आगजनी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की है, जिसकी तस्वीरें आज दिन भर सामने आती रही। कई जिलों में बसों और ट्रेनों में आग लगा दी गई, उनको आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की पेट्रोलिंग देखने को मिली, जिसके बाद छात्रों को मौके से खदेड़ा गया। यह भी एक अपडेट रहा। अग्निपथ के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई, ये जानकारी भी सामने आई। 17 जून को देशव्यापी विरोध का ऐलान किया गया था। एक व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट किया गया। जांच एजेंसियों के हाथ अहम सुराग लगे हैं, उसी के आधार पर यह बात कही जा रही है।
मोबाइल पर भड़काऊ व्हाट्सएप मैसेज भेजे गए। जांच एजेंसियों को इस बारे में जानकारी मिली है और इस दिशा में जांच की गई है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम आ रहा है। ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है, ये भी आप समझिए। पीएफआई का छात्र संगठन है सीएफआई, यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम आ रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी तरफ से ये मैसेज सर्कुलेट किया गया। व्हाट्सएप मैसेज की जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी और कितनी बड़ी साजिश थी देश को आग में झोंक देने की। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। थोड़ी देर में के पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मनोज काका हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बल्कि वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और कर्नल देवानंद हमारे साथ जुड़ेंगे, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अवस्थी जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। आप जिन्हें अग्निवीर बनाना चाहते हैं, कौन है वो लोग जो उनको अग्निदूत बना रहे हैं, जो उनको प्रेरित कर रहे हैं देश को आग में झोंक देने के लिए, जो उनको प्रेरित कर रहे हैं ट्रेनों को आग के हवाले कर देने के लिए, जो उनको प्रेरित कर रहे हैं पुलिस वालों पर पथराव करने के लिए? कौन है वो लोग? देखिए, ये वही लोग हैं जो सेना का सम्मान नहीं करते। ये वही लोग हैं जिनको 1 रैंक 1 पेंशन देने का वादा तो करते थे, लेकिन दिया कभी नहीं। ये वही लोग हैं जो सेना के सर्जिकल स्ट्राइक की सवाल उठाते थे। ये वही लोग हैं जो गलवान वैली में सेना के सौर प्रदर्शन पर भी सवाल उठाते हैं। ये उन्हीं लोग के द्वारा लगाई हुई आग है जो इसमें फैल रही है। सरकार ने तो एक अच्छी पहल करी कि 17 साल से के उम्र के जो लोग हाई स्कूल तक पढ़ पाते हैं और वो आगे नहीं पढ़ पाते, वो सेना की नौकरी में आ जाए। 17 साल से 21 साल का ये युवा जो है जब सेना में आएगा तो उसका जोश जो है, जो लाभ जो है देश को मिलेगा, वो देश के लिए जो है लड़ेगा। आज सेना की आयु 35 साल हो रही है, औसत आयु है जवान की, जो कि पहले 32 वर्ष थी। आज विश्व में कई देश ऐसे हैं जहां पे सेना के जवानों की आयु 25 वर्ष से कम है, औसत आयु। तो हम कहां पर अपने सैनिकों को लायक खड़ा कर रहे हैं? आज जोश के साथ नया युवा अगर जुड़ता है तो उसको सरकार बराबर जो है सारे उसको वित्तीय लाभ दे रही है। ये भी कहा जा रहा है कि उसको कुछ नहीं मिलेगा, जबकि उसको राशन की सुविधा भी मिलेगी, उसको भत्ता भी मिलेगा, उसको अन्य भत्ते जो सेना के जवानों को मिलते हैं वो सब मिलेंगे। और साथ ही साथ 1/4 सेना के जवानों को नियमित सेना में जाने का अवसर भी मिलेगा। बचे हुए 3/4 सेना के जवानों को आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गृह मंत्रालय ने कहा है कि हम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं हम उनमें प्राथमिकता देंगे। हमारी सरकार ने कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि हम पुलिस में और हमारे जो पुलिस के जो बल है RAF है में उनको प्राथमिकता देंगे। साथ ही साथ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे उनको जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जो उनको वो डिग्री मिलती है, क्या कहते हैं आप, उनको हम इंटरमीडिएट के समकक्ष उनको उनका जो है उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, साथ ही कौशल 4 साल के बाद वाली परिस्थितियों पर हम चर्चा करेंगे। अवस्थी जी, 4 साल के बाद वाली परिस्थितियों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जो परिस्थितियां खड़ी हुई हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप इतने सारे फायदे गिना रहे हैं, लेकिन क्या आप अपना मैसेज सर्कुलेट नहीं कर पाए क्या? और वो लोग जो चाहते थे कि आगजनी हो, जो चाहते थे कि माहौल बिगड़े, वो अपना मैसेज सर्कुलेट करने में कामयाब हो गए। आपसे चूक हो गई क्या? ठीक है, देखिए, झूठ जो है वो जल्दी परवान चढ़ता है, तो ये झूठ जो है फैला दिया गया है। आप एक बयान दिखा दीजिए कि रक्षा मंत्री या सेना प्रमुखों ने ये कहा हो कि पुरानी प्रक्रिया भंग कर दी गई है। क्या ऐसा कोई बयान दिया गया है? ये भी कहा है सेना ने कि हम शॉर्ट सर्विस कमीशन जारी रखेंगे, हम ये अग्नि वीर जो हम लाएंगे ये हमारा नया युवाओं के लिए एक नया तोहफा है। कहां सेना के लिए भर्ती रोकने की बात केंद्र सरकार के किसी भी विज्ञापन में? तो ये बात आई कहां से अवस्थी जी? सवाल तो ये खड़ा हो रहा है, अगर आप ये कह रहे हैं कि आर्मी के अधिकारियों का कहना है कि पुराना सिलेक्शन प्रोसेस चलता रहेगा, अगर आप ये कह रहे हैं कि उस व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा रहा है, ये एक नई व्यवस्था लाई गई है, तो फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न कैसे हुई, और जिन लोगों ने उत्पन्न की आपने उनको उत्पन्न करने कैसे दी? मनोज जी, मेरा साफ साफ कहना है कि यह देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोदी जी से डायरेक्ट लड़ाई में नहीं जीत पा रहे हैं। कभी वो आरक्षण के मुद्दे पे लोगों को उकसाते हैं, कभी वो किसानों के मुद्दे पे लोगों को उकसाते हैं, और आज उन्होंने जो है सेना में भर्ती के लोगों को उकसाया है, क्योंकि सीधी लड़ाई लड़ने में अक्षम लोग हैं। एक बयान दिखा दीजिए, रक्षा मंत्री ने कहा हो कि सेना की भर्ती की पुरानी प्रक्रिया रोक दी गई है। एक बयान दिखा दीजिए, रक्षा मंत्री के अलावा सेना के अध्यक्ष ने यह कहा हो कि पुरानी प्रक्रिया रोक दी है। अपने मन से अगर आप कोई चीज गढ़ लेंगे और उसको लेकर के आगे बढ़ जाएंगे तो ये कहाँ का इंसाफ है?
हम तो अग्निवीरों के माध्यम से नए प्रयोग करके स्किल इंडिया के माध्यम से उनको और ला रहे हैं। हमारे समाज में युवाओं को इसी पर जवाब ले लेता हूं। मनोज काका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश प्रगति करे, इस पे किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है? ठीक है मनोज काका, आलोक अवस्थी का आरोप है कि जो लोग मोदी जी से सीधे तौर पर सक्षम नहीं है मुकाबला करने के लिए, जो अक्षम है, वो इस तरीके से भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, वो एक ढाल बना रहे हैं अभ्यर्थियों को, युवाओं को, और देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। आरोप है आलोक अवस्थी जी का। आलोक अवस्थी जी का जो आरोप है वो ठीक कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश में झूठ बोलने में कोई भी मुकाबला नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो झूठ वीर हैं। आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट कहना चाहेंगे कि वो एक झूठ वीर हैं। उन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का झूठ बोला। उन्होंने ये झूठ बोला कि स्विस बैंक से सारे काले पैसे आ जाएंगे, और आपने जनसत्ता की और इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट भी पढ़ी होगी कि अब तो पैसे आना तो छोड़िए, 50% और पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काला धन और स्विस बैंकों में बढ़ गया। कल की रिपोर्ट है। तो ये सही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश ने, पूरे दुनिया में झूठ बोलने में और झूठ को अपने आवरण पहनाने में कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है भर्ती पर, तो आलोक जी का मैं समझता हूं कि इनको ये भी नहीं पता होगा कि आर्मी का जब सिपाही भर्ती होता है तो उसे कितनी मीटर की दौड़ लगानी पड़ती है और कितने समय में। आप सुन लीजिए, अब उनको रोक नहीं रहा है। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री सम्मानित प्रधानमंत्री है, इसकी बात पूरे विश्व में जो कही जाती है, उसके बाद झूठा कैसे कह सकते हैं? शर्म नहीं आती आपको अपने प्रधानमंत्री को झूठा कहते हैं? जो व्यक्ति गरीबों के लिए बराबर लड़ाई लड़ रहा है, जो लगातार भारत को ऊपर ले जा रहा है, उसके बाद झूठा बोल रहे हैं। क्या हैसियत आप झूठा बोलने की? किस तरीके से आप प्रधानमंत्री को झूठा बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री हमारा संवैधानिक पद है, एक मिनट आलोक जी उग्र मत होइए। मनोज काका आप अपनी बात रखिए। एक सेकंड आप लोग चिल्लाइए मत भाई। डिबेट कैसे करनी है, डिबेट को कैसे मैनेज करना है मैं तय करूंगा ना। आलोक अवस्थी जी आप नहीं तय करेंगे। मनोज काका पहली बात तो ये ध्यान रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। अरे सर थोड़ा होल्ड तो रखिए, थोड़ी तसल्ली रखिए। देखिए आप शब्दों की मर्यादा रखिए। दूसरी बात ये बताइए, अरे छोड़िए आप, मैं आपसे मुख्य सवाल पर आ रहा हूं। आज ये जो कुछ हुआ है, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं, तमाम जगहों पर ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, पथराव किया गया, पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया, आप सहमत है सब होना चाहिए था विरोध के नाम पर? बिल्कुल नहीं सहमत है। बिल्कुल आप कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़े होंगे और सभी को अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का और अपने इकट्ठा होकर अपनी किसी भी योजना का विरोध करने का हक है, लेकिन कहीं से भी किसी हिंसा का पक्षधर समाजवादी पार्टी नहीं है। सवाल यह है कि बहुत सारे जगहों पे अहिंसात्मक प्रदर्शन भी हुए हैं। जिन नौजवानों को आप अपना हाउस बना रहे हैं, आप सारे इलेक्शन करा रहे हैं, आप अपने लिए प्लेन खरीद रहे हैं, लेकिन इस देश में जो लोग सरहदों पे अपनी जान देने के लिए 48 डिग्री टेम्परेचर में अपने आप को तपा के ग्रामीण इलाके का नौजवान जो तैयार करता है, उसकी आपने 3 साल से भर्ती रोक दी। और जब आप भर्ती शुरू करने की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं दुनिया भर में कहीं भी सेना संविदा पर है क्या? आप समझ सकते हैं पुलवामा में किसके घर के लोग शहीद हुए? आप जानते हैं गलवान घाटी में किसके घर के लोग शहीद हुए? और निश्चित रूप से ग्रामीण भारत से निकला हुआ नौजवान शहीद हुआ। और आप दुखद ये है कि आप निजीकरण के चलते अवस्थी जी ये कह रहे हैं कि जो रेगुलर सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बंद थोड़ी ना कर रहे हैं, ना सेना प्रमुख की तरफ से बयान आया। अरे सुनिए पहले मनोज काका जी, अरे मेरी भी तो सुन लीजिए। अरे सर इतनी देर से आपकी तो सुन रहे हैं, एक काउंटर क्वेश्चन है वो सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं क्या सेना के अधिकारियों की तरफ से कहा गया, सेना प्रमुख की तरफ से कहा गया कि जो रेगुलर सिलेक्शन का प्रोसेस है उसे बंद किया जा रहा है? वो तो ये कह रहे हैं कि हम एक पैरेलल व्यवस्था लेकर आए, एक नई व्यवस्था लेकर आए हैं, एक नया विकल्प दे रहे हैं अभ्यर्थियों को। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह किसान बिल में सारी चीजें ठेकेदारी पे देने की बात कही गई और कहा गया कि हम एमएसपी बंद नहीं कर रहे हैं। ये ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी है 2 करोड़ रोजगार का वादा करेगी और जब 8 साल सरकार चला लेगी तो कहेगी कि 10 लाख देंगे। सिलेंडर की बात करेगी 1100 रुपया उसकी कीमत। तो ये झूठ बोल रही है, झूठ भी है। अब आलोक जी जवाब देंगे, आप सुन लीजिए। आलोक जी उनके सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ देखिए उनकी तरफ से एक सवाल ये भी उठाया गया है और आप ये समझाइए कि क्या आधार रहा इस योजना को तैयार करने के पीछे, क्या आधार रहा? क्या उस दौरान भी हो गया? मनोज काका जी आपका ही सवाल लेकर मैं उनके पास जा रहा हूं। क्या किन किन पॉइंट्स पर चर्चा की गई? जो क्वेरीज आई थी उनका किस तरीके से समाधान किया गया? दुनिया के किन किन देशों में अवलोकन किया गया कि वहां पर ऐसी व्यवस्था है और उसका फायदा देखने को मिला है? वो बताइए आप।
देखिए मैं जरूर बता रहा हूँ अमन जी। पहली बात, काका जी ने जो कहा कि प्रधानमंत्री झूठे हैं, मैं इसका घोर निंदा और खंडन करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके नेता अखिलेश यादव ने कहीं पर ये बयान नहीं दिया कि अभी तक हिंसा रोक। नरेंद्र मोदी जी अगर झूठे नहीं मनोज काका जी ऐसे नहीं हो पाएगी ना सर डिबेट। अरे सर 8 सालों का हिसाब किताब आपने उनसे 2019 में मांगा, 2022 में मांगा, 2017 में भी मांगा था। नहीं, ये सारे मुद्दे तो आप 2022 में उठा चुके हैं ना सर। अभी जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उसी पर रही। ये मुद्दे खत्म थोड़ी हो गए। मुझे आपका फेडर डाउन करवाना पड़ेगा। अगर आप शांत नहीं होंगे तो ऐसे नहीं चलता। महंगाई खत्म थोड़ी हो गई। ठीक है, आप ये आलोक अवस्थी, मुद्दे आज भी उतने ज्वलंत है। किसान की समस्या खत्म थोड़ी हो गई। महंगाई नहीं है, चुप हो जाए। देखिए अमित जी, मेरा इतना कहना है, इन्होंने कहा 2 वर्षों से नौकरी नहीं हुई, बात सत्य है। 2 वर्ष और शैक्षणिक संस्थानों में भी दलितों पिछड़ों का भी हक दिया जाएगा। कोरोना की वजह से संक्रमित ना हो जाए, नई भर्तियां नहीं रोकी, नई भर्तियां नहीं करी गई थी, ये सत्य है। लेकिन उसके पीछे कोरोना एक बड़ा कारण है जो कि सरकार का फायदा हुआ नहीं किया हुआ नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पक्ष में ही नहीं, प्रदेश में जो सारे संस्थानों का निजीकरण कर रहे हैं, इसलिए आप चाह रहे हैं कि सब भर्तियां बंद हो जाए। या अखिलेश यादव का एक बयान नहीं आया है कि उन्होंने हिंसा की निंदा करी हो और अपील करी हो कि मैं कर रहा हूँ, मैं अखिलेश यादव का ही प्रतिनिधि हूँ, मैं कर रहा हूँ। हम किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं है। हिंसा के पक्ष में तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी रहती है। मैं कर रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का एक अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते मैं कर रहा हूँ। पूरी पार्टी कह रही है, लगातार हम लोगों के हम किसी भी आप लोग होल्ड हो जाइए। आप देखिए अगर ऐसे करते रहेंगे ना, अगर ऐसे तूतू में करते रहेंगे तो जो लोगों के मन में सवाल उठ रहा है इस योजना को लेकर, उन सवालों का जवाब उनको नहीं मिल पाएगा। मनोज काका आप प्लीज, अगर आप होल्ड कर जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आवाज बंद करवा दूंगा मैं। मैंने आपसे जो सवाल किया था आलोक जी, आप उसका जवाब दीजिए। दुनिया के किन किन देशों में, अरे सर आपको सुन रहे, लेकिन अगर आप ऐसे तूतू में करते रहेंगे तो किसी की आवाज आ पाएगी क्या? किसी का जवाब आ पाएगा क्या? एक मिनट, ऑडियो डाउन करिए, दोनों को ऑडियो डाउन करिए। मनोज काका जी देखिए, ये मंच हमने आपको इसीलिए दिया है ताकि आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं आप उसको उठा पाएं और आलोक जी उन सवालों का जवाब दे पाएं। लेकिन अगर ऐसे आप लोग तूतू में करते रहेंगे ना सर, तो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, खासतौर से वो भी जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको जवाब कैसे मिल पाएगा? आपने सवाल किया, वही सवाल मैंने अवस्थी जी के सामने टॉस किया, वो जवाब दे रहे हैं। सुनिए अवस्थी जी, 2 बातें संक्षेप में बताइए। दुनिया के किन देशों में ऐसी व्यवस्था लागू है और जब ये स्कीम बनाई गई तो किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई, बताइए आप। जब सेना की भर्ती की बात चर्चा हुई, विशेषज्ञों से राय ली गई है और सेना का डिसीजन सर्वोपरि होता है और सेना ने सरकार को यह प्रपोजल दिया है। इसलिए सेना के योग्य जनरल्स के ऊपर उंगली उठाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। सेना कैसे चलेगी या उसका चलने का अधिकार सेना के जनरल तय करते हैं। सेना का खुद का तंत्र है, वो तय करता है, उसने तय करके ये योजना लाई है। सरकार ने उसको आगे बढ़ा दिया है। अच्छा। दूसरी बात, 2 वर्ष जो भर्ती नहीं हो पाई है, कोरोना उसका बड़ा कारण है जिसकी वजह से भर्ती नहीं हो पाई है। ये बैकलॉग हुआ है, लेकिन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार नहीं है, कोरोना जिम्मेदार है, पूरा विश्व इससे पीड़ित था। तीसरी बात, जो हिंसा हो रही है उसको भड़काने में अगर आपने नहीं पीछे है तो आपने रोकने के लिए क्यों नहीं अपील की? ना राहुल गांधी की अपील है, ना शरद पवार की अपील है, ना अखिलेश यादव ने अपील करी है, ना ममता बनर्जी ने अपील करी है। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, किसी ने भी अपील नहीं की है कि हिंसा मत करो, क्योंकि इनको रोटियां सेकने के लिए अग्नि चाहिए और अग्नि जलाने के लिए जो है इस तरह का वो अग्नि संहार जो चल रहा है उसको बढ़ावा देने। अब मैं कर्नल देवानंद को चर्चा में लाऊंगा, बहुत देर से वो शांत हैं। सर 2 बातें हैं देखिए जो लोगों के मन में आ रहा है। एक तो ये कि क्या स्कीम के जो फायदे हैं वो सही तरीके से उन लोगों तक पहुंच नहीं पाए क्या, जिनको जानना चाहिए था, जिनको समझना चाहिए था कि ये स्कीम उनके लिए लाई गई है। और दूसरी बात ये, सेना के बारे में कहा जाता है सर कि वहां पर जो सबसे पहली प्राथमिकता होती है वो है डिसिप्लिन में रहना। आज जो लोग आगजनी कर रहे हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको इनको देखकर लग रहा है सर कि ये लोग डिसिप्लिन में हैं? ये जब सेना का हिस्सा बनेंगे तो इनकी तरफ से वही डिसिप्लिन दिखाया जाएगा जो कि अपेक्षा की जाती है? देवानंद जी। जी भाई साहब, सबसे पहले माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा विलंब से लाइट की दिक्कत के कारण नहीं जुड़ पाया, माफी चाहूंगा आप सब। कोई बात नहीं सर। आपने जो सवाल किया बहुत उचित सवाल है। आज इस परिस्थिति में देश के अंदर कुछ असामाजिक और देशद्रोही ताकतें युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक जानकारी के अभाव में।
ऐसा नहीं है कि जो ये जो एक सेना में रिक्रूटमेंट की जो गतिविधि सरकार लेके आई है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बताना चाहूंगा देश को कि देखिए सरकारें सेना के अंदर क्या होगा इसके लिए नहीं करती है। ये सेना की रिक्वायरमेंट थी, कई वर्षों से थी, कारगिल कमेटी के अंदर इसकी मांग उठी थी पहली बार, और ये मेरा तो मानना है बहुत देरी हो चुकी है। और रही बात जहां तक, एक सबसे मोटी बात यह कि जो लोग इसको रोजगार से जोड़ करके अपद्रव्य और जिस प्रकार की हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं सबसे पहले सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों पे सख्ती से पेश आए जो गुमराह कर रहे हैं, जो इसके पीछे जो ऐसी हिंसा को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया जब देश उन्नति के पथ पे चलने लगा है, हर जगह रिफॉर्म्स हो रहे हैं, गरीब का भला हो रहा है, उस समय कुछ ताकतें हैं जो देश को किसी न किसी रिफॉर्म के नाम पर उसको लाके लोगों को भड़का के खड़ा कर देते हैं। क्योंकि ये सेना का मामला, इसलिए मैं मानता हूं सरकार को ज्यादा चौकस रहना पड़ेगा और नागरिकों को भी समझना पड़ेगा, और मेरे जैसे सैनिकों को भी आगे आकर के देश के सामने बात रखनी पड़ेगी। तो जहां तक हिंसा का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि ये लोग सेना में आना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? सेना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अनुशासन, देशभक्ति, कमजोर का सहारा, देश का कोई नुकसान ना कर सके, उसके लिए अपनी आवाज उठाना तो दूर, अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार होते हैं। ये लोग सेना में आना चाहते हैं। सैनिक जो गरीब लोग हैं, जो सामान्य जनमानस है, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ ये लोग कतई सैनिक बनने के लायक नहीं है, और इनको छानबीन करके इनको कोई भी हालत में नहीं इजाजत मिलनी चाहिए। मैं इसी पॉइंट पर जवाब लेता हूं। के पांडे जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आऊंगा सर आपके पास, मैं फिर से आऊंगा आपके पास योजना के बारे में और ज्यादा आसानी से समझने के लिए, और ताकि जो दर्शक देख पा रहे हैं वो भी समझ पाए उसके लिए। के पांडे जी, देखिए सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की बात हो तो पीएफआई का नाम आ जाए, किसान आंदोलन को भड़काने की बात हो तो पीएफआई का नाम आ जाए। अभी जब एक ऐसी स्कीम आई जिसके बारे में अभी तक लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लोगों को जानकारी हो इसके लिए प्रयास किया जाए, तो उस प्रयास को निष्प्रभावित करने के लिए पीएफआई के छात्र संगठन सीएफआई का नाम आ गया है। हो क्या रहा है सर? इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं ये लोग? भारत सरकार जितने भी प्रोग्राम और जितनी भी नीतियां लेकर आ रही है, या ऐसा कौन सा कारण है कि जितनी भी चीजें जिसके लिए आके आ रही है वही नहीं समझ पा रहा है, बाकी केवल भाजपा ही समझ पा रहे हैं। जब नोटबंदी हुई तो अर्थशास्त्रियों के समझ में आज तक नहीं आया, व्यापारियों के समझ में आज तक जीएसटी नहीं आया, यह सब किसानों के समझ में उनकी कृषि कानून नहीं आया, इनको वापस लेना पड़ा। आपने मुस्लिमों का जिक्र किया तो सीए भी उनके समझ में नहीं आया, और आज अग्निपथ। आप इस देश को कहां ले जाना चाहते हो प्रधानमंत्री जी? आप, अरे एक सेना ही तो है जिससे यह देश सुरक्षित है। 1 रैंक 1 पेंशन कहते कहते आप 9 रैंक 9 पेंशन पे आ गए। आज स्थिति है कि सीडीएस की पोस्ट 6 महीने से खाली है। आपका कहना है कि रक्षा बजट में वेतन और पेंशन में इसमें कटौती होगी। रक्षा बजट आप 10 लाख करोड़ कारपोरेट घरानों का कर्जा माफ करते हो, और सेना में जो आदमी जाके अपने जान की बाजी लगाता है, जो शहादत देता है, जिसके पीछे उसका भरा पूरा परिवार होता है, कम से कम अभी तक तो था उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, उसको तमाम सुविधाएं मिलती रही है, एक सैनिक की विधवा को या उसके माँ बाप को। आज आपने सेना को भी संविदा पे और आउटसोर्सिंग पे कर दिया। निश्चित रूप से आज जो हजारों करोड़ रुपए की क्षति हुई है, इसके लिए सीधे सीधे भारत की सरकार दोषी है। और आपके चैनल से मैं एक बात कहना चाहूंगा उन नौजवानों से कि आप सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो, आप इस तरह से उग्रवादी प्रदर्शन न करो, क्योंकि आप गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करो। क्योंकि सेना में अगर आप भर्ती भी होगे तो आपकी जांच होगी तो यही एफआईआर, यही चीजें कहीं न कहीं आपके माइनस जाएगी। इसलिए अगर आपको विरोध करना है तो लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करो। अगर आप ट्रेन फूक रहे हो, बस फूक रहे हो, तो उसमें आपका भी पैसा लगा है, हमारा भी लगा, देश के हर लोगों का लगा है। इसलिए यह कार्य तो बहुत अच्छा नहीं है। स्थिति है कि आप सेना में भर्ती करके कौन सी व्यवस्था ले आना चाहते हैं? इसी पॉइंट पर मैं जवाब ले लेता हूं आलोक अवस्थी से। आलोक अवस्थी, के पांडे का आरोप है कि आप ओआरओपी की बात किया करते थे, 1 रैंक 1 पेंशन, और आज आप यहां पर लाकर लोगों को खड़ा कर दे रहे हैं जहां पर 9 रैंक 9 पेंशन। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए के पांडे। कौन व्यक्ति है इनको सेना के बारे में चर्चा कर रहे हैं? क्या सैनिक है? मैं आ रहा हूं सर। देवानंद जी, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं के पांडे जी। मैं आऊंगा आपके पास।
एक बार आलोक अवस्थी जी जवाब दे दें, उसके बाद आलोक पांडे जी की पार्टी ने वन रैंक वन पेंशन के नाम पे ठेंगा दिखाया था, केवल 500 करोड़ रुपए देकर सत्ता से विदा हो गए। आज उसके ऊपर हजारों करोड़ रुपया, दसियों हजार करोड़ रुपया जो है खर्च किया है हमारी सरकार ने। इनकी तरफ ठेंगा ने दिखाया, सेना को उसका उचित सम्मान किया। आज भारत की सेना देश विश्व की सबसे अच्छी सेनाओं में मानी जाती है। आज भारत की सेना के अंदर वो क्षमता है कि पाकिस्तान के घर में घुस करके मारने की क्षमता है, और घर के अंदर घुस करके मारती है, मार करके जो है अपना जो है बदला लेती है। आज पाकिस्तान, आज भारतीय सेना की वो क्षमता है जो चाइना को जो है घर उसके बॉर्डर में घुर के मारती है। आपने गढ़वाल में हमारे सैनिकों को शौर्य देखा है कि 80 से अधिक चाइना की सेना के जवानों को मार के गिरा दिया था, नियत से मार के गिराया था। ये हमारी सेना का शौर्य है। और ये कांग्रेस पार्टी भारत के सेना पे शौर्य पे सवाल उठाती है। हम सेना को सुसज्जित करते हैं राफेल से, राफेल के ऊपर शोर लगाती है, कुछ समझ में नहीं आएगा। उंगली उठाती है पांडे जी ऐसे लगातार बोलेंगे और सब लोग बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आ रहा हूं मैं आपके पास, देवानंद जी आ रहा हूं। हम बुलेट प्रूफ जगह सेना को देते हैं, ये उस पर आरोप लगाती है। कांग्रेस सरकार ने 10 साल रहने के बाद सबसे ज्यादा कमजोर किया तो सेना को किया, और सबसे ज्यादा पुष्ट किया तो गांधी परिवार को किया, जो कि आज जो है अपने संघर्ष कर रहा है अपने जवान बचाने के लिए। तो ये तो जो सरकार रही है जिसने देश को बेचा है, 12 लाख करोड़ का घोटाला करके गए तो दोबारा जनता को मौका नहीं दे रही है। इसीलिए हमारी सरकार सेना को उचित सम्मान दे रही है, उनको पूरे आयुध दे रही है, साजो सम्मान दे रही है, चाहे बसें हो, चाहे ट्रकें हो, चाहे उनके लिए मशीनें हो, चाहे उनके लिए बढ़िया तोपें हो, चाहे उनके लिए बढ़िया विमान हो। हमने हर चीज सेना को देने का मजबूत किया है, और हमारी सेना का स्वर्ग से छुपा नहीं है। इनसे पूछिए, इनको सेना के ये जो तू में मैं ना, ये जो तू में मैं, इसी में जो सार्थक चर्चा है वो रह जाती है, और वो सवाल भी रह जाते हैं जो लोगों के मन में उठ रहे होते हैं, उसका जवाब आ नहीं पाता है। क्योंकि ठीक है काका जी, मनोज काका, बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है और सभी लोग मुखर होकर ये बात कह रहे हैं कि जो लोग एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाएं, जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाएं, जो वन रैंक वन पेंशन को बहुत समय तक रोके रखें, उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है आज भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति पर और उसकी नीयत पर सवाल उठाने की। देखिए, हम लोग ऐसे परिवार से निकले हैं, हमारे खुद के सगे दो भाई, बड़े भाई आर्मी में हैं, हमारे सारे रिश्तेदार, हम लोगों के लोग, अभी मैं जहां जिस अपने परिवार में हूं, यहाँ दो भाई हमारे यहाँ भी आर्मी में हैं। जिस परिवार में मैं आजमगढ़ से आपसे बात कर पा रहा हूं, सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी को आप हकीकत का आईना दिखाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि आप देशद्रोही हो, वो पाकिस्तान चले जाएंगे। जब आप तथ्य और तर्क की बात करेंगे, बहुत सीधा सवाल है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं तो अगर कल से आपके डिबेट में ना आऊं, राजनीति छोड़ दूं? क्या यह सच नहीं है? इकोनॉमिक्स टाइम्स जनसत्ता की रिपोर्ट है कि काला धन भारत में विगत सालों में जब से मोदी जी की सरकार 50% बढ़ गया। क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि देश में बेरोजगारी 45 सालों के चरम पर है? क्या यह सच नहीं है कि देश में जो महंगाई है वो 33 सालों के चरम पर है? तो जो हकीकत आपको लग रहा होगा लेकिन लोगों को नहीं लग रहा है ना, तभी तो चुनाव दर चुनाव उनको वोट करके जिता रहे हैं। आखिरी के 2 मिनट हमारे पास बचे हैं। ठीक है मनोज काका जी, का सवाल ये है, देखिए सर मैं आया ना आपके पास, आपने अपनी बात रख दी। अब एक बात कर्नल देवानंद को मैं चर्चा में ले आता हूँ, आखिरी के 2 मिनट बचे हैं। कर्नल देवानंद जी, ठीक है 1 मिनट आप लोग होल्ड हो जाइए। हाँ सर, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है। सवाल यह है कि देखिए हम सभी लोग गांव देहात से हैं सर। कर्नल देवानंद, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। हम सभी लोग गांव देहात से हैं सर। गांव में जब किसी युवा का आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है तो उसका जो मनोबल होता है वो कितना ऊपर जाता है ये भी आप जानते हैं। उसके परिवार का जो मनोबल होता है, जो उसकी आर्थिक स्थिति होती है, उसमें कैसे परिवर्तन आता है वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक तो मेरा वो सवाल है कि क्या वो वैसा ही रह जाएगा क्या? दूसरा, क्या अगर आर्मी मैन को ये पता होगा कि उसकी जॉब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर है, 4 साल के लिए है, तो उसके भीतर वही समर्पण भाव रहेगा जो पहले हुआ करता था? देखिए साहब, 2 बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले जो मेरे दोनों साथी मैं टीवी में देख नहीं पा रहा हूं, इन दोनों से गुजारिश है, एक तो मोदी विरोधी लगते हैं, एक मोदी प्रशंसक लगते हैं। देखिए, कोई भी कार्य पूरी तरह सही नहीं हो सकता है। ये सेना का मामला है, हर आदमी सेना में जाना चाहता है, तो क्या सेना हर आदमी को नौकरी दे देगी? असंभव। अब सेना की रिक्वायरमेंट है, ये देश को समझना पड़ेगा। ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, कोई 1 रैंक पेंशन की कह रहा है। अरे आज जो युवा जिनको सेना ने कोई ऑर्डर पास किए कि इस तरह हम भर्ती लेंगे, तो सेना की रिक्वायरमेंट ऐसी है, इसमें हल्ले की क्या जरूरत है? अगर आपको इससे शिकायत है तो दूसरी नौकरी में चले जाओ। ये सेना के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? सेना को लेके क्यों बवाल मचा रहे हैं? और सेना के अंदर जब तीनों चीज सेना के
एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ, आर्मी के चीफ, जब तीनों वहां डिफेंस मिनिस्टर के साथ बैठ करके स्वीकार कर रहे हैं कि ये अच्छी रणनीति है, तो मैं मानता हूं ऐसे लोगों को, ये तो वही बात होगी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये कहने लगे, बीजेपी वाले कहने लगे कि तुम सवाल उठाते हो, कांग्रेस कहने लगी सबूत लाओ। इन राजनेताओं को बोलो शांत रहें, सुरक्षा का मामला है, सैनिकों का मामला है, युवाओं को गलत गुमराह ना करें। और युवाओं से मेरी अपील है, नंबर 1 अपील की ऐसे वायलेंस का सहारा लेकर के अगर आप सेना में आना चाहते हैं, मैं एक सैनिक कहता हूं आपकी हमें जरूरत नहीं है। हमें वो युवा चाहिए जो देश के लिए, पैसे के लिए नहीं, अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए आना चाहते हैं। पैसा तो एक साथ में रोटी कहीं भी कमा लोगे, और अगर आपको नौकरी से जोड़ के सेना देखनी है, कृपया करो और कहीं जाओ, दूसरी नौकरी पकड़ो। भारत माँ की सेवा करनी है और साथ में अपना इज्जत से इज्जत कमानी है, तो सेना का रास्ता करो। अगर सेना को 4 साल के जवान की जरूरत है तो आप जबरदस्ती कब्जा नहीं करो। सेना का एक सिस्टम है, वहां ज्यादा हमें रणबांकुरे चाहिए, सेना का एक सिस्टम है और देश का भी एक सिस्टम है। इसी पॉइंट पर मैं खत्म करूंगा, उस सिस्टम को फॉलो करना होगा। अपनी बात रखने का एक जरिया होता है, एक तरीका होता है, आप उस तरीके से अपनी बात को रखिए, अपने मन में उठ रहे सवालों को आप रखिए, अपनी आशंकाओं को रखिए, लेकिन इस तरीके से आप देश को आग में नहीं झोंक सकते हैं। इस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। विरोध का यह तरीका किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं होगा, कम से कम एक स्वस्थ लोकतंत्र में तो बिल्कुल भी नहीं। ना आपको नौकरी मिलेगी और ना आपको सहानुभूति मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।